अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल। नमस्कार। अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। नमस्कार करना जरूरी है आप लोगों को। तो आजकल क्या है ना कि आजकल गुरु शिष्य का संबंध नहीं रह गया है ना। आजकल क्या होता है कि वो होता है मतलब कस्टमर वाला संबंध रहता है। तो कस्टमर क्या होते हैं, भगवान होते हैं, तो उनको भी नमस्कार। तो हाँ, तो बात हम कर रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मतलब चारों क्वांटम नंबर की हमने बात कर ली थी। 4 क्वांटम नंबर आप लोगों को बताए थे, याद होगा। आप लोगों को बोला था 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। जिसमें मैंने ये बोला था कि आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एक्सप्लेन किए जाते हैं। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो एज्यूम किया जाता है, आर्बिट्रेरली एज्यूम्ड है वो, ठीक है, जिसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। तो मैंने आप लोगों को साई करके और वैसे करके लिख के बताया भी था कि कैसे कौन प्रिंसिपल होगा, कौन एजीमुथल होगा और कौन मैग्नेटिक होगा। लेकिन उससे ज़्यादा आपको समझ में आया नहीं होगा। उसका कारण है कि कोई अभी तक जब क्वांटम नंबर पढ़ा ही नहीं है तो उसके बारे में कैसे समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वांटम नंबर नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब ये लिखना ठीक, मतलब आप लिखना चाहे लिख लीजिए। तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। भाई एन से तो मैंने डिनोट कर ही दिया। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। अच्छा, आगे लिखेंगे आप, इट गिव्स द आइडिया अबाउट एनर्जी। It gives the idea about energy of electron in given orbit. Energy of electron in given orbit and distance of electron from the nucleus. तो देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि अगर हम बात करें और आपको याद हो कि हमने ई एन इज इक्वल टू बोला -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए कि एन जो है आइडिया दे रहा है किसका, एन 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 ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पर। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस समय यहाँ लिया गया है वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए लिया गया है। लेकिन मतलब बोर ने तो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वालों के लिए लिया था। लेकिन ये भी एन क्या है, ऑर्बिट का नंबर ही तो है। और ये एन क्या है, ऑर्बिट का रिप्रेजेंट बाय एन। और ये क्या कहते हैं, सेल नंबर बताता है, ऑर्बिट नंबर बताता है। एन क्या है, सेल नंबर और ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट एंड सेल एक ही चीज है, ठीक है। तो सेल बता रहा है या ऑर्बिट बता रहा है। तो क्या बता रहा है कि भाई एनर्जी एन जो है वो एनर्जी के एन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब एन अगर इंक्रीज करता है तो एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये तो आप जानते ही हैं। अब आप सोचेंगे कि सर एन एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, तो फिर बढ़ेगा कैसे। तो देखो, कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब मान लीजिए कि ये 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है और जेड की वैल्यू मान लेते हैं 1 है। 13.6 ये 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर कर दिया तो ये क्या आ गया, -13.6। और जैसे 2 स्क्वायर किया ये आ गया -3.4। मतलब एन की वैल्यू जब 2 करी तो आ गया -3.4 और एन की वैल्यू जब 1 करी तो आया -13.6। तो -3.4 एंड -13.6 में बड़ा तो ये है, बड़ा तो ये है भाई। माइनस में जो वैल्यू कम होती है वही ना ज़्यादा मानी जाती है। तो -3.4 बड़ा है। और -3.4 कब आ रहा है, जब एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और एन की वैल्यू 1 आ रही है तो ये आ रहा है, एन की वैल्यू 2 आ रही है तो ये आ रहा है। तो मतलब एन बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रही है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ये डिस्टेंस को भी डिपेंड दिखाता है। तो आप ये भी जानते हैं कि R.529 n² बाई जेड।
ये भी आप जानते हैं। तो आप 0.529 n स्क्वायर बाई जेड बोर में आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी। तो n क्या है? ऑर्बिट नंबर है। तो रेडियस n बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इन दो चीज़ों को तो ये रिप्रेजेंट करता है, दो चीज़ों को तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि n बताता है किसको? सेल को। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? n हो सकता है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, कुछ भी है ना। पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीग्रल बोलते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, पता नहीं, क्या मैथ मेरा थोड़ा कमज़ोर है। तो जो भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक लिख लेंगे। अब ये सब 9th में आता है शायद, इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। तो क्या होता है ये 1 2 3 4? नहीं पता तुमको? इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू, चलिए भाई, इन्होंने देवी जी ने जो बताया वो हम लोगों ने मान लिया। वैसे अभी भी भरोसा नहीं है, इनका भी हमको भरोसा नहीं है। तो अब जैसे आप लिखते थे सेल के बारे में, याद होगा आप लोगों को कि L M N O P ऐसे करके सेल बताते थे ना आप। तो यही जो K है, K फर्स्ट सेल था, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है कि यही जो K है वो 1 है, जो L है वो 2 है, M है वो 3 है, N है वो 4 है, O है वो 5 है, P है 6 है। आगे बढ़ते जाइए, इनफाइनाइट तक जाना है आपको, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि सेल के नंबर को बता रहा है, डिनोट करता है, ठीक है। अब किसी भी एक, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो इसका मतलब आपको सेल का नंबर पता है, ऑर्बिट का नंबर पता है। सेल का नंबर पता है, ऑर्बिट का नंबर पता है। ये लिख लिया आप लोगों ने, पता है आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितना होता है? 2n स्क्वायर। एक ऑर्बिट में, एक सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? तो जैसे n और 2n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 ले ली तो आ गया 2, या 2 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब कितना? 2 इंटू 2 स्क्वायर 8, 3 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना? 18, 4 2 इंटू 4 स्क्वायर 32, 5 2 इंटू 5 स्क्वायर कितना? 50। तो इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि किस सेल में मैक्सिमम कितना रहेगा। ये नहीं रहेगा कितना, हम ये नहीं बता रहे, हम ये कह रहे हैं कि कितना आ सकता है मैक्सिमम। रहने को उसमें 2 ही रहे, क्या फर्क पड़ता है? अब जैसे किसी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं, तो उस सेल में डालने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन 2 ही बचा है, तो आप 2 ही डालेंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब n और एक चीज बताता है,
ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने बात करी थी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम में, तो हमने बोला था कि NH/2π होता है, MVR = NH/2π। तो MVR से तो फिलहाल मतलब नहीं है, फिलहाल तो हमको n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मतलब है। तो n जो है वो क्या है, n जैसे ही 1 होगा तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम H/2π होगा, 2 होगा तो ये होगा H/π होगा, 3 होगा तो 3H/2π होगा, 4 होगा तो 2H/π होगा। मतलब कहने का मतलब है कि n की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम चेंज होता जाएगा। एक नोट करके जरूर पॉइंट लिख लीजिएगा, ये H/2π को एक सिंबल से डिनोट करते हैं जो ऐसे है। मतलब यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए? यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको H बार बोल देते हैं, कुछ लोग इसको H ही बोल देते हैं, ठीक है। तो वो आगे के जो आप ग्रेजुएशन PG में जाते हैं तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में तो ये नहीं है। पर कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन में किसी किसी किताब में ऐसा सिंबल दे देता है, तो जब ऐसा सिंबल दे देता है तो बच्चा सोचता है कि ये H ही है, गलत छप गया है। तो गलत नहीं छपा है, H/2π को H बोला जा रहा है। ये भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अब बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जो हमारा दूसरा क्वांटम नंबर है। दूसरे क्वांटम नंबर का नाम है हमारे AZIMUTH, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम L से डिनोट करते हैं, छोटे वाले L से। L लग रहा है नहीं हमारे, मैं जब L बनाता हूँ तो मुझे अपने इंग्लिश टीचर की याद आ जाती है। वो बोलते थे कि तुम जो L बनाते हो वो E की तरह लगता है। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये बात, आज तक नहीं समझ में आया है। तो क्योंकि मैं ई तो ऐसे बनाता हूँ और L ऐसे बनाता हूँ, तब मुझे L और E में, अब जैसे कुछ लोग E ऐसे भी बना देते होंगे या ऐसे बना देते होंगे, ये कहीं भी L नहीं लग रहा। लेकिन खैर ठीक है, उन्होंने बोला तो मुझे लगता है कि उनको उस लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी, तो उनके हिसाब से कहीं सही रहा होगा, जो आज तक मैं नहीं ढूंढ पाया। अब मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में कोई अगर कुछ गलत होगा तो आप लोग को मैं बोल दूं कि भाई ये गलत है, तो आप लोग बोलेंगे कि भाई आप लोग तो क्या है, आप लोग तो सवाल जवाब कर लेंगे, आप लोग तो सवाल जवाब कर लेंगे ना। आप लोग तो इस समय के स्टूडेंट हैं ना, तो आप लोग सवाल जवाब कर लेंगे। हम लोगों का टाइम था कि हमारे टीचर अगर कुछ बोल देते थे ना, और वो गलत भी रहता था ना, तो हमारे लिए वो पत्थर की लकीर रहता था कि हाँ, अगर सर ने बोला है तो बोला है। तो अगर किसी बुक में कुछ दिया भी है ना, तो भी हम उनके पास नहीं जाते थे कि ना, सर ने बोला है मतलब बोला है। और आज का ज़माना क्या है ना कि कहीं पर भी अगर आपने कुछ बोल दिया है, और मान लीजिए कि आपने गलत ही बोल दिया, जैसे मैंने गलत ही बोल दिया कुछ, तो उस गलती को ये नहीं कि आप अलग से पूछ ले, नहीं, हम तो इनको सरेआम बेइज्जत करेंगे पूरे। मतलब हम YouTube पे वीडियो डाल सकते हैं, हम Facebook पे पोस्ट डाल सकते हैं, हम इंस्टा पे पोस्ट कर सकते हैं कि दीपक सर ने, DM सर ने मुझे ये पढ़ाया है। तो आजकल का कल्चर है। पहले गुरु शिष्य की एक सभ्यता हुआ करती थी, धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय L, ये तो आप लिख लेंगे, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, ये बात आप लिखेंगे कि इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, पूरा नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर।
क्वांटम नंबर, मतलब सब्सिडरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के बारे में ये बताता है। ठीक है, आप लिखेंगे आगे, इट गिव्स आइडिया अबाउट सबसेल, इट गिव्स आइडिया अबाउट सबसेल, सबसेल के बारे में आइडिया देता है। कौन से सबसेल के बारे? इट गिव्स आइडिया अबाउट सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, द टोटल वैल्यू ऑफ L is equal to given value of n. The total value of L is equal to given value of n. n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। l क्या है? अजीमुथल क्वांटम है। समझ, मैं समझाता हूँ, आप चिंता मत करिए। l कंफ्यूजन हो जाएगा लोग, ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, आएगा आएगा, चिंता मत करो। अब मैंने बोला कि टोटल वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू गिवन वैल्यू ऑफ n। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 3 है, 3 है, तो l की वैल्यू भी 3 आएगी, अलग अलग 3 आएगी, 3 आएगी। समझाते हैं जी। द वैल्यू ऑफ L varies from 0 to n-1। L की जो वैल्यू होती है वो वेरीज होती है कहाँ से? 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि n इज इक्वल टू 1 है, तो L इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। n इज इक्वल टू 2 है, तो L इज इक्वल टू क्या होगा? 0 1। 0 1 क्यों भाई? 2 है तो एक तो 0 होगा, शुरुआत 0 से होगी, फिर n-1 तक जाएगा। n-1 मतलब 2 - 1 कितना आएगा? 1। तो देखो n की वैल्यू 2 है, तो L की वैल्यू कितनी है? 2 वैल्यू है, ये नहीं कि 2 है, मैं ये कह रहा हूँ 2 वैल्यू है, एक 0 है, एक 1 है, कुल मिला जुला कर 2 वैल्यू है। जैसे n की वैल्यू है 4, तो L 4, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3। कहाँ तक जाएगा? 4 - 1 मतलब 3 तक, 0 से 3 तक जाओ। जैसे n की वैल्यू है 10, n की वैल्यू क्या है? 10 है, तो L कैसे जाओगे? 0 to 10 - 1, 10 - 1 कितना हो गया? 9। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप L की वैल्यू लिखेंगे। तो अब आप जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 भी है, तो वो हो गया 10। तो टोटल जो वैल्यू आती है वो 10 ही है, मतलब जितना n लिखा होता है L की वैल्यू अलग अलग मिलाकर उतनी ही होती है। यही बात ये बोली गई है, द टोटल वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू गिवन वैल्यू ऑफ n। समझ गए? आइए थोड़ा सा और समझते हैं, मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है कि जब आपको L पता है, तो आपको सबसेल पता है। आप बोलेंगे नहीं सर हमको नहीं पता है। अरे मैं भी जानता हूं तुमको नहीं पता है, लेकिन तुमको ये मानना पड़ेगा कि जब मैं बता दूंगा तो तुमको रट्टा मार लेना है उसको। और जब तुमको रट्टा मार लेना है तो तुमको ये बोलना है कि हाँ हमको पता है। जैसे हमको एक बात बताइए कि आप लोगों को ABCD पता है कि नहीं है? तो आप सोच के बोलेंगे हाँ सर पता है, ABCD पता है हमको।
तो ये मैं बोलूंगा कि क्या आपको ABCD समझ में आया है, तो आप बोलेंगे नहीं, ABCD आपको समझ में नहीं आया। क्या आपको ABCD याद है? बोले हाँ, हमको ABCD याद है, लेकिन ABCD हमको समझ में आया है ये हम नहीं बोल सकते। क्योंकि आप अगर ये कैसे बोल सकते हैं आपके A को ऐसे ही क्यों लिखा गया? जैसे मान लीजिए कि A को ऐसे क्यों लिखा गया, पहली बार कहे सर A को ऐसे क्यों नहीं लिखा गया? आपने अगर LKG में या नर्सरी में या जो है प्ले ग्रुप में, जिसमें भी आप खेल कूद रहे थे, उसमें आपने पहले ही बोले सर मेरा एक डाउट है। जैसे आप छोटे से एकदम 2 साल के, अभी वो लकड़ी की काठी वाले पे आप खेल रहे हैं, उस समय आपको हाथ पकड़ के A लिखाया गया धीरे से, और उस पर बोला गया कि इसी पे चलाते रहो जब तक कि ना आए। अब तुमने बोला कि ना, अरे ऐसे कैसे चलाते रहें यार, दिनवा भर जो है पगला गए हो क्या, एक का चीज़ चलाते रहें, हमको ये बताओ कि ये क्यों चलवा रहे हो। उतना छोटा बच्चा बोलेगा नहीं। इसीलिए छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान होता है और बड़े बच्चों को मुश्किल, लेकिन हमारे लिए तो बड़ों को ही आसान होता है, छोटों को बड़ा मुश्किल। तो N की वैल्यू, L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ती हूँ भाई। अगर N की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है तो L की वैल्यू भी कहाँ तक जा सकती है कि 0 to इनफाइनाइट -1। मतलब इनफाइनाइट में से एक घटा के तो बता कितना आएगा। तो बोले सर इनफाइनाइट आएगा क्या सर घटेगा ही नहीं, तो इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ दो तो क्या सर इनफाइनाइट। इसलिए अपन को इतनी चिंता नहीं करनी, मतलब थोड़ा 2 4 7 5 6 7 तक लिख देना है। सब सेल S P D F G H I J। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको पढ़ना इतना ही है SPDF तक। आपके पीरियोडिक टेबल में 4 तो ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक ही तो हैं SPDF। ना G है, ना H है, ना I है, ना J है। ये तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आप जानते रहिए थोड़ा बहुत। मतलब थोड़ा अगर आपको कोई आगे पूछ ले तो आप ये मत अटक जाइए कि L की वैल्यू तो 0 1 2 3 तक होती है। ना, आपका ABCD खत्म हो जाएगा पर L खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। ठीक, ये तो मामला हुआ। अब आपको अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या करना है, इसको आपको याद करना है। अरे कहें सर नहीं याद हो पाएगा हमको। अरे गधो इतना तो याद कर लो। कहे सर F तक तो याद करना ही है, एक G वाला याद कर लो। क्यों? क्योंकि G वाला पूछ दिया गया था 2016 के JEE मेंस में, और अगर JEE मेंस में पूछ दिया गया एक बार तो CBSE है भैया, वो पूछेगा बार बार क्या भैया G आया है, H आएगा, I आएगा, आगे आएगा। तो हम थोड़ा आगे तक कर लेते हैं, तो हमने थोड़े आगे तक बढ़ा लिए। तो ये रट्टा मार लेना है कि L की वैल्यू 0 तो सबसेल कौन S, L की वैल्यू 1 तो सबसेल कौन P, L की वैल्यू 2 तो सबसेल D, और L की वैल्यू 3 तो सबसेल F। कम से कम इतना तो याद रखो, क्योंकि SPDF तो आपको पढ़ना ही है भाई। इतना आपने याद मान लो कर लिया कि सर चलिए ठीक है, आप बोले तो हमने इसको याद कर लिया कि सर ठीक है, चलिए आगे बताइए, पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। आगे आओ, देखो बेटा N है, ये L है, और ये डिफरेंट सबसेल है।
क्या है, एन है, एल है और डिफरेंट सबसेल है। तो आप आइए, जैसे एन की वैल्यू 1 तो एल की वैल्यू 0 to 1 - 1 मतलब 0। 0 to 1 - 1, 1 - 1 भी तो 0 ही हुआ ना, तो 0 to 1 - 1 मतलब 0 to 0 मतलब 0। एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, तो अभी आपने लिखा था एल की वैल्यू 0 एस के लिए होती है। सबसेल हो गया कौन सा, एस, और सेल कौन सा हो गया, सेल तो ये बताता है, सेल ये बताता है, एस सबसेल बता रहा है, 1 सेल बता रहा है। तो अगर हम इसको 1s लिख दें तो हमको पक्का हो जाएगा कि ये पहले सेल का एस सबसेल है। 1s का मतलब 1 सेल को दिखा रहा है और s सबसेल को दिखा रहा है। अच्छा 2, तो ये 0 to 2 - 1 मतलब 0 एंड क्या हो गया 1। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो आएगा S, और L की वैल्यू 1 है तो आएगा कितना P। L की वैल्यू 0 है तो आएगा क्या S, L की वैल्यू 1 है तो आएगा क्या P। और कौन से सेल का S एंड P, सेकेंड सेल का, तो ये हो गया 2S, ये हो गया 2P। थर्ड सेल की बात करें तो 0 1 2, भाई 0 2 3 - 1 0 1 2, 0 किसके लिए, S के लिए, 1 किसके लिए, P के लिए, 2 किसके लिए, D के लिए, और सब किसके लिए, थर्ड सेल के लिए। तो ये हो जाएगा क्या 3S 3P 3D। आ रही बात समझे। मान लीजिए आपने 4 ले लिया तो ये क्या हो गया 0 1 2 3। अब वहाँ 4S 4P 4D 4F। 4F कैसे पता चल गया, देखिए 3 किसके लिए होता है, F के लिए, किस F तो बता रहा है L और 4 कौन बता रहा है N। तो ये हो गया 4F 4S 4P 4D। ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए आपका 5 है, अब कितना लिखते जाए, चलो एक और लिख देते, 5 है तो ये कहाँ तक जाएगा 0 1 2 3 4 4 तक जाएगा। तो आप देखो ये क्या है 5S 5P 5D 5F 5G। तो हम लिखेंगे 5S 5P 5D 5F 5G। ठीक है। तो ये जो हमारा सब बन रहा है, ये जो हमारा सब बन रहा है कहानी, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। बोलो कैसे तुम लोग, कोई आदमी इसमें से निकल के बोलो, निकलो बाहर, निकलो, निकल के बोलो, या अच्छा जोर से बोलो, मन की आवाज़ से तो मुझे सुनाई दे जाए। तो जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई याद करता है तो हिचकी आती है, जरा याद करो तो मन से, जरा याद करो कुर्बानी, नहीं याद करोगे तो आओ, नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते, मिटा देते हैं। ये भगवान। अच्छा, जैसे उसमें n जब था तो था कौन सा एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। L जब आता है तो इसमें आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या आता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। √L
एल प्लस 1 और ये बाहर h अपॉन 2 पाई। ये रूट के बाहर है भाई, ये वाला ना, वो रूट के बाहर हो गया। कुछ तो आया समझ में आपको, नींद भी आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, फाइंड ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फाइंड ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s 3p 4d 2p। चलो ठीक है, कुछ एक दो एग्जाम्पल ले ली। सबसे पहले की बात करें, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। एन कितना है, 2। भाई ये बताता है सेल को, ये जो आगे नंबर लिखा है ये बताएगा किसको, सेल को। तो एन कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई और ये हो गया h अपॉन पाई, h अपॉन पाई। ऑर्बिट 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 एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट ओ एम लिख देते ना, तो ऑर्बिट का भी ओ हो जाता और ऑर्बिटल का भी ओ हो जाता, तो गड़बड़ हो जाता। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को ऑर्बिट लिखकर एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल को ऑर्बिटल पूरा लिख देंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, यही ना ऑर्बिटल एंगुलर, एल की वैल्यू होती है 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये आ गया कितना, 0। अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा 0 आएगा, 0 का रूट लेगा 0 आएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 आएगा। 0 तो आर्यभट्ट ने खोजा था ना। दूसरा 3p, तो हमारा जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है वो तो 3h अपॉन 2 पाई हो गया है। और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो हो गया 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो ये आ गया √2। तो √2 हो गया, तो आ गया कितना, h अपॉन √2 पाई, क्योंकि भाई वो कैंसिल होगा ना इसे। तीसरा 4d, n की वैल्यू 4, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 4h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन पाई, यही ना भाई। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो 2 प्लस 2 1, तो क्या हो गया, √6, तो आ गया √6h अपॉन 2 पाई।
ठीक है। फोर्थ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, अब n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो आ गया 2h/2 मतलब h/π। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √1 1 1 + 1 h/2 ठीक है। ये यही वाला तो आ रहा है, तो आ गया कितना, h/√2 तो इस तरीके से आपने निकाला ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया आपको, और मेहनत लगा है, टाइम लगा है भाई। आप लोग तो जो है खाली वीडियो को ऐसे टीवी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे होते हैं क्या, हाँ जेठालाल कुछ पढ़ा रहा है, और आप लोगों को क्या, मुँह बाओगे सो जाओगे जाके घर पे। जो आदमी वीडियो बनाता है ना, वो आदमी के सामने कोई नहीं बैठा रहता। अब आप सोचिए कि उस आदमी के सामने कोई नहीं बैठा है और वो आदमी आपको हंसा भी रहा है, मतलब वास्तविकता देखी जाए तो, रियलिटी में बोला जाए तो वो आदमी को या तो आप एक्टर बोल सकते हैं या तो बेवकूफ़ बोल सकते हैं। क्या आदमी क्या है भैया, ये तो अपने मन में हंसे जा रहा है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आप लोगों को, मैं थर्ड ले लेते, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से डिनोट करते हैं इसको या ml से डिनोट करते हैं ना भाई, या तो m से डिनोट करेंगे या ml से डिनोट करेंगे। अभी क्या करता है, तो इसमें लिखेगा इट गिव्स idea about orientation of orbitals। क्या आइडिया देता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड also about number of orbitals। ठीक है, number of orbitals for given value of L, the total value of M is equal to 12 plus 1, 12 plus 1, and it varies from -L to +L including 0। -L से +L जाएगा और बीच में क्या रहेगा, 0 भी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास L की वैल्यू दी हुई है और आपको M की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू है 0, तो M की वैल्यू भी होगी 0। अरे भाई -0 से +0 तक 0 है ना, होगा और क्या होगा।
अब L की वैल्यू है 1, तो M की वैल्यू है -1 0 +1, मतलब M की टोटल की वैल्यू कितनी आई? 1 2 3, 3 वैल्यू है। L 1 है तो M की वैल्यू इसकी 3 वैल्यू है। अब 3 वैल्यू कैसे देखिए, 2 × 1 + 1 कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये देखो 3। अब देखो 2 × 0 + 1 कितना रहा? 1 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ 1 वैल्यू है। अब जैसे M की वैल्यू, L की वैल्यू हो गई 2, तो हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, बोल रहा है इंक्लूडिंग 0, 0 लेना है। जैसे 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। अब इस खास बात यहां पर देखिए, अगर S सबसेल है, मैंने आपको एक जगह कहीं बताया है, पहले मैंने बोला था कि सबसेल में, कौन से सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा था कि S में 1 होता है, P में 3, D में 5 और F में 7 होता है। ये क्या कह रहा है? ऑल्सो अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल, आइडिया देता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल का। S में 1 ऑर्बिटल है इसलिए इसकी 1 वैल्यू है, P में 3 ऑर्बिटल है इसलिए इसकी 3 वैल्यू है, D में 5 ऑर्बिटल है इसलिए इसकी 5 वैल्यू है, और F में 7 ऑर्बिटल है इसलिए इसकी 7 वैल्यू है। G में 9 ऑर्बिटल होगा तो इसकी 9 वैल्यू आ जाएगी, -4 to +4। ये वैल्यू आएगी। तो आप ये समझिए कि अगर आपको किसी भी जगह पर L की वैल्यू पता है तो आप M की वैल्यू निकाल सकते हैं। L की वैल्यू जो भी है उसमें माइनस से स्टार्ट करिए और प्लस तक जाइए, ठीक है। अब एक खास बात, जैसे L बताता तो है कि ओरिएंटेशन, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई M बताता है कि ओरिएंटेशन को, लेकिन यहां पर मैं सबकी ओरिएंटेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं दे सकता। बस एक याद रखिएगा, M = 0 is for M = 0, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। 0 फॉर PZ DZ² एंड FZ³। अब देखिए L यहां पर तो कोई, ये तो डायरेक्शनल है ही नहीं, S तो ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता ही नहीं है, इसको तो बोला था नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन ये इनकी तो ओरिएंटेशन होती है। ये X एक्सिस में, Y एक्सिस में, Z एक्सिस में ओरिएंटेशन होगा। तो जैसे हमारी आदत क्या है कि अगर हम इसको X बोल दें तो इसको Y, इसको Z बोल देते हैं, यही नहीं बोलते, ABCD के हिसाब से इसको बोलते हैं X Y Z, पर एक्चुअल में जो 0 है वो हमेशा Z होता है। ये Z है, ये Z है, ये Z है, समझ गए। तो ये P के लिए है तो ये PZ है, ये D के लिए है तो ये DZ² हो जाता है, और ये F के लिए है तो FZ³ हो जाता है। अच्छा, G वाले का तो ऑर्बिटल का नाम ना, G के ऑर्बिटल का तो अंदाजा लगाया जा रहा है, तो G का ऑर्बिटल तो न जाना गया है। बस ये इस ऑर्डर से ये पता चल जाता है कि भाई ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ऑड नंबर में चल रहा है तो ये 9 होगा, और इसके बाद जो आएगा वो 11 होगा, उसके बाद जो आएगा वो 13 होगा, ऑड नंबर में चलेगा।
लेकिन जी के ऑर्बिटल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ना जी के नाम के बारे में कोई आइडिया है, तो अभी हम ये नहीं बता सकते कि ये जी का जो होगा कौन सा ऑर्बिटल होगा। लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि ये जेड तो है, ये जेड तो है। तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि m इज इक्वल टू 0, आर फॉर लिखिएगा पी जेड डी जेड स्क्वायर एंड एफ जेड क्यूब। इनके लिए m की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ये कुछ समझने की बात मैं नहीं बता रहा हूं आपको कि आप ये सोचे कि सर इस बात को समझा दीजिए, नहीं 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 नहीं, ये तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा बता रहा हूं कि किसी किसी किताब में आपको ये मिलेगा, और ये खास तौर पे किसी फॉरेन राइटर की बुक में ही मिलेगा कि आप इसको याद रख लीजिए कि m की वैल्यू 0 होती है किसके लिए, पी जेड के लिए, डी जेड स्क्वायर के लिए एंड एफ जेड क्यूब के लिए। समझ गए या नहीं? तो आप देखिए, हटाए इसको, देखिए फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल। सबसेल में ऑर्बिटल के नंबर भी पता चलेंगे, ठीक है। अब जैसे L पता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड m, तो जैसे L की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल 1 है, एक बॉक्स बना दो और उसके नीचे 0 लिख दो, 0 का मतलब m की वैल्यू 0 होगी। L की वैल्यू 1 है, तब यहां पे 3 बॉक्स बना दो, -1 0 +1, तो ये 3 बॉक्स बना दिया, 3 ऑर्बिटल हो गए, और 3 ऑर्बिटल हैं तो m की 3 वैल्यू होगी। 2 है, -2 -1 0 +1 +2, 5 ऑर्बिटल है तो m की वैल्यू भी 5 है, 5 वैल्यू है -2 से लेके +2 तक। तो ये 7 वैल्यू है तो 7 ही ऑर्बिटल है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जितना ऑर्बिटल होता है उतनी ही m की वैल्यू क्या होती है, होती है। देखिए फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने बात करी थी ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के डिफरेंस में कि 1 ऑर्बिटल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बोले कि टोटल वैल्यू ऑफ m और जितना वैल्यू m का होगा उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी होंगे, तो टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब समझाते हैं आपको। जैसे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, एग्जाम्पल ले लिया, n की वैल्यू 3 है तो m कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर।
9, और 9 ही क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है इन थर्ड सेल। n की वैल्यू 3 है, मतलब थर्ड सेल है, और थर्ड सेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 9 है। ये फॉर्मूले से निकल रहा है, ये किससे निकल रहा है, फॉर्मूले से। लेकिन आओ प्रूफ करते हैं कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l कितना होगा, l होगा 0 1 2, ठीक है, l होगा 0 1 2। 0 क्या होता है, s होता है, ये क्या होता है, p होता है, और ये क्या होता है, d होता है। s में कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, और d में 5 ऑर्बिटल। जानते हैं? अब टोटल ऑर्बिटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा है। यही बोला जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकालना है तो n के लिए l की वैल्यू निकाली, n के लिए l की वैल्यू निकाली, और l की वैल्यू निकालने के बाद सबके लिए बारी बारी से m की वैल्यू निकाली। जो जैसे यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ पर होगी -1 0 +1, यहाँ पर -2 -1 0 +1 +2। तो जितने m की वैल्यू आते जाएंगे उतने ही ऑर्बिटल आते जाएंगे। तो टोटल वैल्यू ऑफ m भी कितना होगा, 9। टोटल वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल भी कितना होगा, 9। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2n²। टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2n²। तो थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 18। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो आप कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिख रहा है मुझे, मैं लिख देता हूं तब एक्सप्लेन करता। देखिए कुछ बातें लिखी गई हैं, अगर आप चाहे तो पहले पढ़ सकते हैं या मैं पहले बोल दूं फिर आप पढ़ लीजिए। एक्चुअली क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट में घूमता है तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ही मूवमेंट से करंट अराइज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, देखिए चार्ज के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। आप अगर नहीं जानते हैं ये बात तो जानिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा है, मूविंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। कहने का मतलब है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होगा। मूविंग से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और केवल चार्ज पार्टिकल का होना, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे मूविंग हो चाहे वो डायनेमिक हो, चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और लेकिन मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन में नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में घूमता है तो वो एक चार्ज पार्टिकल है, और अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो अगर एक सर्कुलर लूप में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है। तो इसका मतलब करंट का एक लूप दिखता है, ठीक है। और मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है। मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है तो वो जो पूरा सिस्टम है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अब जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो जिस भी जगह पर ये इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से उस सब एनर्जी लेवल में, सब सेल में एक ओरिएंटेशन जनरेट होता है जो 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये चीज आपको एक्सप्लेन करता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन इन चीजों के बारे में अगर, ठीक है, तो आइए फिर जो है जरा सा
देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ। एन इलेक्ट्रॉन विद एंगुलर मोमेंटम कैन बी थॉट एज एन इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेटिंग इन अ लूप। अब एंगुलर मोमेंटम है तो इसका मतलब घूम रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट भी घूम रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे घूम रहा है, तो ये सर्कुलेटिंग लूप वाला एक करंट बन गया। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट, क्योंकि चार्ज मूविंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा, ड्यू टू दिस करंट विल अराइज। ठीक है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसके अंदर अपने आप वो मैग्नेटिज्म डाल देगा। इंड्यूस का मतलब समझते हो? इंड्यूस का मतलब होता है इंड्यूस नहीं पता चल पा रहा है कभी कभी मतलब हिंदी का अच्छा नॉलेज भी है मेरे पास, फिर कभी कभी क्या होता है कि मुझे हिंदी ही नहीं आता उसका। तो ठीक, दिस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिज्म मतलब उसके अंदर डाल देना, उसके अंदर। ठीक, इज डिटरमाइंड बाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब हम जान ही रहे हैं। This magnetic field induced magnetism is determined by magnetic quantum number. Under the influence of magnetic field, the electron in a given sub energy मतलब सबसेल होगा, सब energy level prefer to orient themselves in certain specific region in space around the nucleus. मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिज्म की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है ऐसे ओरिएंट हो जाए, 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 मतलब ये डायरेक्शन हो जाए, मान लो ये ऐसे हो जाए, डंबल ऐसे हो जाए, तो ऐसा कुछ ओरिएंटेशन हो जाएगा। मतलब मैं नाच वाच के बता रहा हूँ ना, आपको मज़ा तो आ रहा होगा। चलिए कि सर हमको तो जो है केमिस्ट्री में डांस इंडिया डांस भी दिख जा रहा है। तो न्यूक्लियर द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन फॉर अ गिवन सब एनर्जी लेवल, पॉसिबल ओरिएंटेशन सब एनर्जी लेवल मतलब सबसेल, इज डिटरमाइंड बाय पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम। जैसे मान लीजिए कि सब एनर्जी लेवल है, मान लीजिए आपका सबसेल है पी, तो पी के लिए एम की वैल्यू 3 है, -1 0 +1, और ऑर्बिटल कौन सा है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इसका ओरिएंटेशन 3 डायरेक्शन में होगा, एक पी मतलब एक्स एक्सिस पे होगा, एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई एक्सिस पे होगा, ये एक्स हो गया, ये वाई होगा, ये जेड हो गया। ठीक है भाई, एक्स वाई जेड। तो ये ओरिएंटेशन 3 ओरिएंटेशन को दिखा रहा है, मतलब m की वैल्यू 3 है तो मतलब 3 ओरिएंटेशन को दिखा रहा है, m की वैल्यू 5 है तो 5 ओरिएंटेशन को दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है। ठीक है। इट टेल्स अबाउट, कौन टेल्स अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज दिस क्वांटम नंबर प्रूव द जीमैन इफेक्ट। अच्छा, ऐसा है कि ये जैसे ये चीज़ हमने लिख तो दी यहाँ पर, लेकिन अगर आप ये बोले कि सर हमको ये समझा दीजिए, तो ये अपने टॉपिक का नहीं है, ये अपने टॉपिक का नहीं है। कभी कभी केमिस्ट्री में इसका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए बता दे रहा हूँ, वरना ये टॉपिक का नहीं है। जब आप इसको फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स पूरा पढ़ेंगे जो, तो एटम एंड न्यूक्लियस वाला जो चैप्टर आता है आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें 2 इफेक्ट समझाया जाता है आपको, एक जीमैन इफेक्ट और एक स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क जानते हो? स्टार्क, एक तो वो आयरन मैन वाले थे टोनी स्टार्क, तो स्टार्क से, टोनी स्टार्क से स्टार्क याद रखिए। टोनी स्टार्क हर चीज को क्या करते थे, मतलब वो उड़ते थे, इलेक्ट्रिसिटी ये वो ऐसे ऐसे करके आग वाग फेंकने लगते थे। तो वही चीज यहाँ पर क्या हो रही है कि जीमैन इफेक्ट है क्या, स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार्क इफेक्ट है स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्क, टोनी स्टार्क से स्टार्क। तो याद रखिएगा कि अगर स्टार्क इफेक्ट होगा तो वो किसके लिए होगा, स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर जीमैन इफेक्ट होगा
तो वो किसके लिए होगा? स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा जो 3 क्वांटम नंबर है हमने उसकी बात करी। जो मेन बात है वो क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है वो सेल को बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो l है वो सब सेल को बताता है कि उसकी वैल्यू 0 है तो s है, 1 है तो p है, 2 है तो d है, 3 है तो f है, वो सब सेल को बताता है। मेन आपको वहाँ ये याद रखना है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल को बताता है कि कितने ऑर्बिटल इसके अंदर होंगे। जैसे L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू 0, मतलब दोनों की एक एक वैल्यू है, तो ऑर्बिटल 1। L की वैल्यू 1 तो M की वैल्यू -1 0 +1, तो L की वैल्यू 1 किसके लिए है? P के लिए। तो -1 0 +1 मतलब 3 वैल्यू आई किसके लिए? P के लिए। तो इसका मतलब P में 3 ऑर्बिटल है। तो ये M बता रहा है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि M की वैल्यू 0 होगी किसके लिए? PZ के लिए, DZ² के लिए और FZ³ के लिए। तो ये 3 चीज़ मेन आपको, मतलब इतना मेन आपको याद रखना है आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बाकी जो हमारा है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये पूरी थ्योरी याद करनी पड़ेगी। समझ गए? अब हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? स्पिन क्वांटम